आप गए थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लखनऊ से सीधे चले आ रहे हैं, शपथ दिलाई है योगी जी को। उस कार्यक्रम में मौजूद थे आप, हम यहाँ लाइव देख रहे थे। और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि जब आप सीधे लखनऊ से भी यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं सवालों का सिलसिला वहीं से शुरू करता हूँ, आपकी इजाज़त से। बताइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ पार्टी जीत रही है। इस सेशन का थीम भी यही है। 2014 से लेकर 2022 में हम आ चुके हैं। यही फॉर्मूला है विनिंग का। हिंदुत्व का चेहरा, अनुशासन की बात और फ्री का राशन, या ऐसा राशन जो जनता को मदद करता हो, यही 24 जिताएगा। देखिए, गुड गवर्नेंस ये किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है उसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। दूसरी बात जो है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है अंत्योदय, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके लिए रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं। उन दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसके जीवन में परिवर्तन होने के लिए निरंतर प्रयास करें। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग अंत्योदय के नाम से हमारा उद्दिष्ट है। तो मुझे लगता है कि यही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसके आधार पर हमने काम किया। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि बहुत पहले सुंदर राजन करके एक पत्रकार थे, उन्होंने बीजेपी के बारे में एक अच्छा, मैं शुरुआत में जब बीजेपी में आया था उन्होंने एक अच्छा लेख लिखा था अंग्रेज़ी में। उसमें लिखा था इमेज वर्सेस रियलिटी। तो ये जो हिंदुत्व है, ये बात को लेकर कभी कभी जो प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा गलत तरीके से होता है। पहली बात तो ऐसे है कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन इज द बेसिक प्रिंसिपल। और इसलिए हिंदुत्व के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की है। और आज मैं, कभी आपको लगेगा तो आप भी सब लोग रिसर्च जरूर करिए कि हिंदू धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ होता है। और हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। और धर्म और संप्रदाय दोनों अलग होते हैं। तो कभी ना कभी फिर जब हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व का अर्थ एंटी क्रिश्चियन, एंटी मुस्लिम, ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है। हमारी कोई योजना में 7 साल में हमारी सरकार ने किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। अगर राशन बांटा तो सबको दिया। अगर हेल्थ सर्विसेज में हमने कोई स्कीम खोली, सबको दी। रोजगार के लिए मदद की, सबको की। यानी किसी भी स्कीम में इस प्रकार से हमारा कोई कम्युनल अप्रोच नहीं था। और इसीलिए सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही बात जो है ये प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुकरण। 2022 तो आप जीत गए, 5 में से 4 जीत गए। पंजाब तो खैर आप लोग स्ट्रॉन्ग थे भी नहीं, लेकिन अपने दम पर जीते हैं। तो यही फॉर्मूला है 2024 का। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। पर मैं मानता हूँ कि केवल इस प्रकार से सच एन ऑनेस्ट कन्फेशन, ये सही होता है। पर मैं थोड़ा इसके अलग जाके आपको कहूँगा कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और जब तुम कोई अच्छा काम करते हो, अभी मैं आज मुंबई बहुत दिनों के बाद आया हूँ। एक समय मैं मुंबई में था तो ये उड्डान पुल बना माहिम का, जिससे आज मैं आया। तो आज ट्रैफिक जाम में 20-25 मिनट बैठ गया, तो अटक गया वहाँ। तो मैं कह रहा था कि मैं जब 95-2000 में 55 फ्लाईओवर और ये वर्ली बांद्रा और मुंबई पुणे हाईवे, ये सब काम करने का मुझे मौका मिला, तो मैं कह रहा था कि अगर ये नहीं होता तो हम और कार्यक्रम में 1 घंटा लेट जाते हैं। अब फिर मैंने कहा कि अब मैं रहता तो मुझे लगता कि अब 3 लेयर के फ्लाईओवर चाहिए। एक नीचे में रास्ता, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर मेट्रो, क्योंकि इतनी संख्या बढ़ी है। अब ये हम ऐसे बना रहे हैं तो कभी ना कभी इसकी तसल्ली भी होती है। और जो काम होता है विकास के लिए, समाज के लिए,
गरीब के लिए। और वो मुझे लगता है वो करना ही राजनीति में लोकतांत्रिक पार्टी का कर्तव्य होता है। और उसका परफॉर्मेंस ऑडिट आप लोग करें और जनता करे। अगर अच्छा किया तो चुन कर दें, नहीं किया तो बदल दें। आप क्योंकि लखनऊ से चले आ रहे हैं सीधे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, जहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, मुख्यमंत्री तो थे ही थे, शपथ थी। ये जो जीत मिली उत्तर प्रदेश में आपको, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी बातें कही गई, लिखी गई, जब तक 10 मार्च नहीं आया था। ये जीत किसकी है? योगी जी की लोकप्रियता की जीत है, मोदी जी के दिशा निर्देश की जीत है, किसकी जीत है? अगर आपको डिफाइन करना पड़े बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, बड़े नेता होने के नाते, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने किया हुआ काम और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सरकार ने भी काम, ये दोनों का मिला जुला परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में शानदार जीत मिली। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हम अक्सर कहते थे कि कानून व्यवस्था की बहुत समस्या थी। एक हिम्मत दिखाई योगी जी ने, रिस्क ली, और जो गुंडे थे जिन्होंने गैर यानी इलीगल काम करते थे, उस सब लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की और कानून व्यवस्था को प्रस्थापित करके दिखाया। समस्या क्या है कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और कानून के प्रति डर भी नहीं। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए लोकतंत्र में कानून व्यवस्था को प्रस्थापित करने में योगी जी ने जो भूमिका निभाई, जिसके कारण माँ बहनों को लगा कि हमारा जीवन सुरक्षित हुआ है। और स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम में लोगों के मन में जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था के कारण जो एक विश्वास आया योगी जी की सरकार से, वो फायदा हुआ। और जो हमने अभी गंगा शुद्ध की, जलमार्ग बनाया, मेरे विभाग में हमने नेशनल हाईवे बनाया, और अभी तो मैं योगी जी के प्रचार में, योगी जी और मैं साथ थे तो मैंने कहा कि मैं वचन देता हूँ, कसम खाता हूँ आपको कि 24 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के बराबर होंगे। और वैसे रोड अब बने हैं नहीं तो इसीलिए वो योगी जी को बुलडोज़र बाबा भी कह दिया गया। उन्होंने बुलडोज़र दिखाया, बुलडोज़र के जरिए प्रचार हुआ, अब उनके बारे में लिखा गया बाबा बुलडोज़र, बुलडोज़र बाबा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बुलडोज़र प्रतीक किस चीज़ का है? क्या निशानी है? क्या देखिए, आतताइयों को ख़त्म करना है या विकास की निशानी है? आप इसको कैसे देखते हैं? जो एंटी सोशल है, क्रिमिनल है, इलीगल है, उनके खिलाफ बुलडोज़र है। यानी आप किसका शब्द सा अर्थ मत लीजिए, इसके पीछे एक भाव है कि जो गलत काम करेगा, अगर गलत काम करेगा तो बुलडोजर घुमाया जाएगा। मैं भी एक बार बोला था कॉन्ट्रैक्टर को कि तुम काम ठीक से करो, दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। अगर तुमने खराब काम किया तो रोलर के नीचे तुमको डलवा दूंगा। अब मैं इसका मतलब मैं उनको डाल रहा हूँ और रोलर घुमा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता लेकिन नितिन जी, ये एक राजनीतिक के छात्र होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बीजेपी को हराना हो तो क्या फॉर्मूला है विरोधी के पास? बीजेपी तो जीतती जा रही है, विरोधियों के पास कोई तरीका नहीं बचा है, कोई रास्ता है कि नहीं है? ये बीजेपी को जिताने का मार्ग मैं बता सकता हूँ, हराने का मार्ग जो है उसका काम तो जिनको हराना वो करे। देखो, जीतने वाला मंत्र बताइए ना ताकि विरोधी सुन ले। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं याद करता हूँ मेरे जीवन में, मैं 75 की इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूँ। जेपी आंदोलन में मैंने अपनी पढ़ाई में काम कर रहा था और अचानक फिर मैं राजनीति में जनता पार्टी का लोकतंत्र की लड़ाई हुई 2 साल में। तो मैं बाद में 1980 में एक बार पूना में गया था, तो बीजेपी में मेरी एंट्री हो गई और पहली मीटिंग थी। और उस समय अटल जी भी चुनाव हार गए थे, हमारे केवल 2 आए थे। तो ये जो गदी माडगुळकर करके मराठी के बहुत कवि है बड़े, उनका लड़का वेंकटेश माडगुळकर शायद, वो कांग्रेस के टिकट पर खड़ा था। और पूना के स्टेशन पे उतरने के बाद सुबह 5 बजे महाराष्ट्र एक्सप्रेस में, कभी वो जीवन में वो कभी उदाहरण नहीं, वो प्रसंग नहीं भूलूंगा कि मैं उतर के नीचे जैसे आया तो लक्ष्मणराव मानकर हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बड़े सीनियर, वो और मैं आए तो अंधेरे में स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा लेते समय वो काले दीवारों पर बड़े सफ़ेद अक्षरों में लिखा था,
वो मराठी में था। अच्छा, पर्याय पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले 2। यानी जो पर्याय पर्याय करके चिल्ला रहे थे उनके केवल 2 आए। और बाद में लिखा था अटल जी अडवाणी, हम 2 हमारे 2। यानी ये व्यंग हमारे ऊपर हुआ और तब लोगों ने कहा कि ये पार्टी खत्म हो गई, ये विचारधारा खत्म हो गई। पर उसी स्थिति में हम काम करते रहे। कभी जीत हुई, कभी हार हुई, कभी सम्मान हुआ, कभी अपमान हुआ, कभी उपहास हुआ, पर हम चलते रहे। तो मैं विरोधकों को यही कहूँगा कि राजनीति में कोई हार अंतिम नहीं होती। और एक बात आपको बता दूं जी, उसी समय में मैं जब निराश था कि मैं तो ये पार्टी में आया, इसका कोई भविष्य नहीं, तो डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके मेरे मित्र थे, वो मंत्री थे कांग्रेस के, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने कहा नितिन आप अच्छे व्यक्तियों पर आप गलत पार्टी में हो, इसको छोड़ दो। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं छोड़ने का सवाल नहीं, क्योंकि मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड हूँ। तब मुझे रिचर्ड निक्सन के जीवन को पढ़ने का मौका मिला, एक ने मुझे मित्र ने दिया। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और वो सबके लिए बहुत उपयोगी है। बिजनेस में हो, राजनीति में हो, कोई सर्विस में करियर करते समय हो। उन्होंने कहा था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है। लड़ने वालों ने लड़ते रहना चाहिए, हर लड़ने वाले का एक दिन आता ही है। तो मेरे ख्याल से आपके जो विरोधी हैं वो सुन रहे होंगे ये जीत का फॉर्मूला कि मायूस ना हो, लड़ते रहे, कभी ना कभी तो सुबह आएगी। हमारे देश की समस्या में हम नाइदर लेफ्टिस्ट नॉर राइटिस्ट, वी आर नोन अपॉर्चुनिस्ट। जिसकी सत्ता है उसमें घुसो, यही काम होता है। ये जो कन्विक्शन वाला होता है ना। जी नितिन जी, इजाज़त से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब सरकार बनी थी 14 में, जब मोदी जी कैंपेन कर रहे थे और यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, तब 3 कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे बीजेपी के लिए जो बार बार कहे गए, विवादित मुद्दे जिसको हम लोग कहते हैं, मीडिया लिखता है। 370 वो हो गया सॉल्व, ख़त्म कर दिया आपने कश्मीर में, 370 अबॉर्गेट हो गया। मंदिर बन रहा है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 24 तक अयोध्या में दिखने भी लगेगा, तैयार हो जाएगा प्रीमाइसेस पूरा। अब बचा यूनिफॉर्म सिविल कोड। पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव प्रचार में कह दिया कि मैं लेके आऊँगा। कल जब शपथ ली उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इशारा किया कि हाँ इसकी ज़रूरत है देश को। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अगले 2 साल में, ये जो 24 का चुनाव है, बीजेपी इसको इशू बनाने वाली है, इस पर काम करने वाली है? देखिए पहली बात तो ऐसी है कि सेक्युलर शब्द का डिक्शनरी मीनिंग होता है पंथ निरपेक्षता। ये सर्वधर्म समभाव कहीं नहीं है और इसलिए सभी धर्मों के साथ समान न्याय होना चाहिए, सबके लिए समान नियम होने चाहिए। ये तो बिल्कुल आवश्यक भी है और ये जो हमारा सेक्युलर कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आधार पर ये नैसर्गिक भी है। पर इसके बारे में पार्टी की अध्यक्ष और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड और पॉलिसी के बारे में इसका निर्णय करने का अधिकार उनका है। जब उनको उचित लगे उसके बारे में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में इसके बारे में निर्णय होगा। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपने क्लियर किया, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री बोलने लगे तो मुझे लगा कि शायद 24 की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम भारतीय जनता पार्टी में बार बार समान नागरिक कायदा की बात करते हैं, तो इसलिए वो लोग उसके अनुरूप कोई लोग बोलते होंगे, पर इसका अंतिम निर्णय का फैसला जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में ही होगा। नितिन जी, आपके आने के पहले आपने अभी खुद ही कहा कि आज मुंबई बहुत दिनों के बाद आए हैं। शिपिंग मंत्रालय आपके पास अब है नहीं, पहले तो शिपिंग का बहाना भी था अब तो केवल सड़क और परिवहन है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ जो ट्रैफिक जाम आप झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जिससे ये चल रही हैं, ये कितने और बढ़ने वाले हैं? हर दिन 80 पैसा बढ़ रहा है बीते 3-4 दिनों से। देखिए हमारे देश में, मैं जानता हूँ, तो कहाँ तक जाएगा? टोटल 80% हमारी एनर्जी इंपोर्ट होती है और अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है और हमें उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। पर मैं जो बात 2004 से कह रहा हूँ और बार बार मैं कहता हूँ, तब कुछ लोगों ने मुझे सीरियसली लिया। शंकर को याद होगा, मैं मुंबई में था तब से कह रहा हूँ, 99 2000 से कह रहा हूँ।
कि इस देश में आत्मनिर्भर भारत बनना होगा तो हमें हमारे देश में हमारे फ्यूल को तैयार करना होगा। अब आ गया, अभी पेट्रोल के बजाय इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन, टोयोटो, हुंडई और सुजुकी तीनों ने मुझे कहा है कि 6 महीने के अंदर उनकी गाड़ी आएगी। फिर हीरो, बजाज और टीवीएस तीनों ने उनकी 2 व्हीलर तैयार कर लिए। 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल हमारे किसान बनाते हैं, अब शक्कर के बजाय इथेनॉल बनाएंगे। राइस, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा। और हमारे देश में अब इथेनॉल की 40,000 करोड़ की इकोनॉमी है, 2 लाख करोड़ की बनेगी। पेट्रोल को हम जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके साथ हमने अभी ग्रीन हाइड्रोजन की कार मैंने खुद अपने घर पे लॉन्च किया, अभी भी है, आप देखने के लिए आइए जी। पानी से ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से, जैसे ब्लैक हाइड्रोजन जो होता है वो कोयले से होता है, ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से होता है। पर हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एक तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके CO2 को अलग करके फिर उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं। और जो गंदा पानी है, अब मैं वो योजना बनाने के लिए यूडी मिनिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया, हम बैठ रहे हैं कि हमने मैं नागपुर का हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी नागपुर है, हमने हमारा टॉयलेट का पानी, सीवेज वाटर 7 साल पहले बेच दिया। आपको आश्चर्य लगेगा कि टॉयलेट का पानी बेचकर 325 करोड़ रुपए साल में कमाने वाली हमारी महानगर पालिका है। अब उस पानी में हम लोग सोलर, रूफटॉप सोलर और विंड लगाएंगे, क्योंकि 70% कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन में पावर की है। और इलेक्ट्रोलाइजर हमारे इंजीनियर बनाने लगे। अभी मैं बेंगलोर में एक उद्घाटन के लिए जाने वाला था, हमारे अमेरिका से में जो इंजीनियर उन्होंने बनाया, देश में बड़े प्रमाण पर स्टार्टअप बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स, और वो 1 करोड़ 20 लाख शायद कम भी हो जाएगा। और उसके कारण ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उसको कॉम्प्रेस करने के लिए जो जनरेटर चाहिए वो इथेनॉल का होगा। और ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना अच्छा फ्यूल है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, हमारी केमिकल इंडस्ट्री, हमारी ट्रक, बसेस, गाड़ियाँ चलेगी। और आखिर में आपको बात बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत बार आप लोग पूछते थे कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, इलेक्ट्रिक कैसे होगा, ये होगा। तो जैसे अब तो ये हमारे देश में सवाल पूछना आपका काम ही है, फिर अंडा पहले कि आमलेट पहले होता ही है। अब आपको मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक बस 1200% राइज, स्कूटर, अभी इलेक्ट्रिक कार का वेटिंग लिस्ट हो गया, मेरे पास लोग आते हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज से 2 साल के अंदर, शायद 1 साल ही, पर मैं 2 साल बोल रहा हूँ, 2 साल के अंदर पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल की स्कूटर और पेट्रोल की ऑटो रिक्शा, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, इनकी इलेक्ट्रिक की कीमत पेट्रोल के गाड़ी के बराबर होगी। और पेट्रोल का जो खर्चा कर रहे हैं आप, उसका 1/10 खर्चा केवल इलेक्ट्रिक को लगेगा। केवल लिथियम आयन बैटरी नहीं, अब हमारी सोडियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी, सब हमारे यहाँ डेवलप किया गया है। वो दिन अब दूर नहीं है। और अब लिथियम में भी प्रॉब्लम नहीं है। 85%, मैं इसका मंत्री हूँ ना, इसलिए मैं बहुत अधिकार से बता रहा हूँ, 85% लिथियम आयन बैटरी के पार्ट इंडिया में बनते हैं और कोई लिथियम का शॉर्टेज वगैरह नहीं है। इतनी बातें मीडिया में छपी जाती है। अभी लिथियम की बैटरी की कीमत कम होते जा रही है, जैसे नंबर बढ़ेगा। एक समय मैंने मोबाइल फ़ोन लिया था 95-96 में, तो 1,35,000 में एरिक्सन का मोबाइल फ़ोन लिया था। और मैं कहता हूँ मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, देखो ये कितना बड़ा है, अब वो 4,000 रुपये में मिलता है। तो क्या हुआ है कि जब नंबर बढ़ेगा तो आपको अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस, अभी मुंबई में 900 बसेस आ रही, पूना में 500 बसेस आई, नागपुर में 200 बसेस आई। अब मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हम पेट्रोल डीजल के ऊपर जो हमारा 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, जो आने वाले 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा, हम इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन हाइड्रोजन, इसको इतनी अच्छी तरीके से, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, विकसित कर रहा हूँ। और अभी आपको मैं अच्छी बात बताऊँगा कि बस भी हवा में उड़ने वाली हम लाने वाला हूँ। 250 लोग बैठ के ऊपर से बढ़ जाएंगे समुद्र में, ये रास्ते का ट्रैफिक कम हो जाएगा। अभी आपको बताता हूँ, ये मुंबई में मैं शिपिंग मंत्री था, तो नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट सैंक्शन करके रखा हुआ है कि आप 17 मिनट के अंदर कहीं से भी मुंबई से पानी में नए एयरपोर्ट पे चले जाओगे। जैसे वो इटली में है ना, अपना एक एयरपोर्ट है जहाँ होटल में उतर के पानी से आप जाते हो, वैसे मुंबई में आप पानी से एयरपोर्ट जाओगे
तो धीरे धीरे बदलाव होगा, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही नीति और उसके परिणाम दिखना अब शुरू हो गए। आपके ये जो डायनामिक आइडियाज़ है ना, ये सबको बड़े सम्मोहित और मोहित करते हैं। तभी नितिन गडकरी जो है ना, वो ऐसा मंत्री है जो काम करना करवाना दोनों जानता है, फॉर्मूले भी है उसके पास और कैसे करवाए भी जाते हैं। और शायद इसीलिए आपको इतना अप्रिसिएशन भी मिलता है आपके काम की वजह से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा था अभी आप इस सेशन के पहले 4 बड़े खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए थे इंटरनेशनल लेवल के। जैसे सत्र खत्म हुआ उनका सेशन, वो सब आके आपसे मिले और सब ने आपकी तारीफ की, क्योंकि मैं साथ में खड़ा था, मैं वो सुन रहा था। अब आगे बढ़ता हूँ नितिन जी, क्योंकि समय कम है, आपको आगे भी जाना है। हम मुंबई में बैठे हुए हैं, कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे जी इस मंच पे थे और मेरा सवाल पूछना मेरा काम है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की सरकार महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहती है, वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है, पहले एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, बदनाम करते हैं, और ये सब तब होता है जब चुनाव सर पर आ रहे हो। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, हम कोई सरकार गिराना नहीं चाहते और हम कोई विंडेक्टिव भी नहीं है। कानून अपना काम करता है, अगर वो गलत नहीं है तो वो जीत जाएंगे, अगर कुछ गलतियां की होगी तो उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पर हमारे तरफ से कोई विंडेक्टिव अप्रोच से किसी के ऊपर सरकार कोई काम नहीं करे। पर जिनके यहाँ छापे पड़े, उनके मामा के यहाँ, वो तो पहले से परिवार के सदस्य हैं, बीजेपी उनके साथ रह चुकी है, तब तो कभी छापे नहीं पड़े। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं इन कोई डिटेल्स केसेस को जानता नहीं हूँ। जब तक ये सब घटनाओं के डिटेल्स मालूम नहीं होते हैं तब तक उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर इतना जरूर बताऊंगा कि किसी के विंडेक्टिव इससे इस प्रकार की कोई कार्रवाई हमारी सरकार कभी नहीं करेगी। एक और मुद्दा है कश्मीर फाइल्स पिक्चर का। जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने टैक्स फ्री नहीं किया है, उनको सोशल मीडिया पे बहुत पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र भी उनमें से एक है, दिल्ली से उनमें से एक है। क्या आपको लगता है कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। हर राज्य सरकार को अपना अधिकार है। जो राज्य सरकार टैक्स फ्री करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करे, उसका अधिकार है, उसका हम सम्मान करें। और इसलिए जब राज्यों को उस जनता ने चुन कर दिया है तो उसके बारे में फैसला क्या करना उनका अधिकार है। केजरीवाल जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि यूट्यूब पे डाल दो, फ्री में देख लो। कल उन्होंने भाषण दिया दिल्ली विधानसभा में और कहा कि हमसे कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो। विवेक अग्निहोत्री को बोलो कि यूट्यूब पर डाल दें, फ्री हो जाएगी, सब फ्री में देख लेंगे। ये दबाव की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? नेशन बिल्डिंग का काम बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? पिक्चर को प्रमोट क्यों कर रही है? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजनीति में नेता लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं और कुछ लोगों को उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती, तो आप क्यों सीरियसली लेते हो? सर, जिस पार्टी को सीरियसली नहीं लेते हैं उसने पंजाब में 100 सीटें पाली हैं, लगभग 92 सीट्स। देखिए, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव डिस्कशन, ये चलते रहता है। आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने अपने काम का सुनना चाहिए और काम का ही करना चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रहा था आपसे कि ये पहली ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो है तो राज्य की पार्टी, पर 2 राज्यों में उसकी सरकारें हो गई, दिल्ली भी हो गया, पंजाब भी हो गया, और अब उनकी महत्वाकांक्षा और राज्यों तक बढ़ने की है। वो गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ लड़ना चाहते हैं, हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ लड़ना चाह रहे हैं, 2024 को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी है। क्या केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में एक ऑल्टरनेट है? देखिए, पहली बात तो मैं गोवा में था और गोवा के राजनीति को नज़दीक से देखता हूँ। मैं आपको बताऊँ, केजरीवाल भी पूरे देश भर लड़े और तृणमूल कांग्रेस भी देश भर लड़े और 4 रीजनल पार्टियां भी लड़े और उनके बीजेपी विरोधी मतदानों का डिवीजन कर दे और हमें जीतने का मार्ग आसान कर दे। तो ये एक और फॉर्मूला दे रहे हैं नितिन जी विरोधियों को कि सब एक हो जाओ, तो बीजेपी को मुश्किल होती है। नहीं, देखो, बीजेपी में अभी चुनाव क्या होता है, एक वोटर बीजेपी को जिताने के लिए वोट देता है और एक वोटर बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है। तो ये जब हमको हराने वाले वोटर डिवीजन कर देते हैं तो हमारा फायदा होता है। तो ये केजरीवाल जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और जाए और कांग्रेस के वोट डिवाइड करेंगे। क्योंकि आप कंस्ट्रक्टिव राजनीति की बात करते हैं नितिन जी। एक आज घोषणा की पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने
एक एमएलए को एक पेंशन मिलेगी। वहाँ पर जितनी बार आप एमएलए बन के जाते हो उतनी आपको पेंशन मिलती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, पंजाब में बहुत स्थिति बुरी थी, तो उन्होंने आज को कह दिया एक बार एमएलए एक तनख्वाह फिक्स, एक पेंशन फिक्स। ये फॉर्मूला अच्छा है नहीं है? आप देखिए ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, जो महाराष्ट्र में पद्धत है और पार्लियामेंट में पद्धत है कि 5 साल के रेजिम के लिए इतना होता है, फिर 10 साल होने के बाद इतना मिलता है। तो ये क्या होता है कि देखो सभी धनवान नहीं होते हैं। आज मुझे ऐसे अनेक एमएलए एमपीज मालूम है कि उनके हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो परिस्थितियाँ खराब है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हर प्रोफेशन में पेंशन मिलती है, सरकारी नौकर को मिलती है। तो ये बात मांग उठी कि भाई लोकप्रतियों के भी जीवन में उनको हेल्थ सर्विसेज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कोई कवर होना चाहिए और उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अब उसका फार्मूला क्या हो ये हर राज्य तय कर सकता है। पर एक बात जरूर है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे पास बहुत लोग आते कि मैं अपना जीवन पार्टी को देना चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ आप क्या करते हो? बोले मैं दुकान था चला नहीं। मैंने बोला बिल्कुल ज़रूरत नहीं तुम्हारी, पहले अपना घर ठीक देखो, अपने परिवार का ठीक देखो और फिर राजनीति में काम करो। और नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और मैं ये अनुभव कर चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत संघर्ष से आया हूँ। आज मैं कहता हूँ कि पहले ईमानदारी के मार्ग से अपना उद्योग व्यवसाय काम करिए, 2 पैसे कमाइए, फिर राजनीति करिए। राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता और नेताओं की ज़रूरत होती है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी या बदलता हूँ तो भी अपनी मेरी कंपनी मुझे देती है, तो मैं अपना खर्चा कर सकता हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकर्ता जो ईमानदारी से कन्विक्शन के लिए काम कर रहा है उसने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहिए और फिर राजनीति में कन्विक्शन के साथ, ईमानदारी के साथ राजनीति का पेशा न मानते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल, समय समाप्त हो गया, आप भी देख रहे हैं, आपको भी जाना है मुझे पता है, लेकिन आपके हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार जो बनी है ये कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है? इसको 5 साल का टेन्योर पूरा करना चाहिए कि नहीं पूरा करना चाहिए? देखो किसी भी सरकार के बारे में उसका अच्छा काम है नहीं है, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट बहुत बार लोग करते हैं और जनरली मैं एबीपी बहुत सुनता हूँ। तो आपके सर्वे दिखाते हैं कि ये क्यों पसंद किया, ये क्यों बढ़ा, ये क्यों काम हुआ। ये किसी भी सरकार का बारे में परफॉर्मेंस ऑडिट करने का पूरा अधिकार आपका है, आप जरूर करिए, मुझे इस झंझट में मत फंसाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हाजिर जवाबी में कोई जीत नहीं सकता। थैंक यू सो मच नितिन जी, आपने वक्त निकाला आए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जेंटलमैन श्री नितिन गडकरी। तो आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 2024 से भी जीतेंगे और 24 से पहले उत्तर प्रदेश में अमेरिका से सड़कें बनाएंगे। तो यूपी की सड़कें होंगी अमेरिका जैसी। एबीपी न्यूज के समिट आइडियाज ऑफ इंडिया में बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। मुंबई को 3 लेयर के फ्लाईओवर चाहिए, जितना ट्रैफिक का दबाव है उसे देखते हुए 3 लेयर के फ्लाईओवर मुंबई को चाहिए और 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।